प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कर्मवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। पिछली कक्षा में अपन ने ब्रिटेन की परंपरा अभिसमय के बारे में अध्ययन किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि विदित है, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है, परंतु सत्ता का प्रयोग करता है वास्तविक प्रधान। ब्रिटेन में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है या अध्यक्ष होता है और कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। इसलिए शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट या मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के अर्थ और उसके विकास के संदर्भ में आपको बताऊं कि मंत्रिमंडल कॉमन सभा के नेता द्वारा दोनों सदनों में से चुने गए सदस्यों की वह समिति है जिसका काम शासन करना है, या दूसरा, यह जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों का एक मंडल है जिसे कार्यपालिका की शक्तियां सौंप दी जाती हैं। तो आप इनके बिल्कुल संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे कि यह जनता का एक ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला संसद सदस्यों का मंडल है जिसे कार्यपालिका की शक्तियां सौंप दी जाती हैं। वहां विभिन्न परिभाषाओं के संदर्भ में मुनरो नाम के विद्वान है, उन्होंने मंत्रिमंडल की परिभाषा के संदर्भ में बताया कि मंत्रिमंडल ताज के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए उन शासकीय परामर्शदाताओं की समिति को कहा जाता है जिसे कॉमन सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। ग्लौस्टन के द्वारा मंत्रिमंडल 3 मोड़ का वह कब्जा है जो सम्राट, लॉर्ड्स और कॉमन सभा को मिलकर बनता है। तो मंत्रिमंडल में स्पष्ट रूप से आपके समझ में आ गया होगा कि मंत्रिमंडल एक प्रकार से सम्राट, एक प्रकार से लॉर्ड्स और कॉमन्स सभी को मिलाकर मंत्रिमंडल कहलाता है। विकास के संदर्भ में कि मंत्रिमंडल का विकास कैसे हुआ, तो इसमें अपन कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान की भांति ब्रिटिश शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख संस्था मंत्रिमंडल भी विकास का ही परिणाम है, निर्माण का नहीं। जैसा कि ब्रिटेन में आपने अभिसमय का अध्ययन किया था, परंपराओं का अध्ययन किया था कि वो भी एक तरीके से उसका भी विकास हुआ है, उसी तरीके से यहाँ ये बताया जाना चाहिए या आपको जानकारी होनी चाहिए कि ब्रिटिश संविधान की भांति ब्रिटिश शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख संस्था मंत्रिमंडल भी एक प्रकार से विकास का ही परिणाम है, निर्माण का नहीं है। इसकी स्थापना किसी संसदीय अधिनियम के आधार पर नहीं हुई, बल्कि यह लगभग 3 सदियों के विकास का परिणाम है। मंत्रिमंडल के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम चार्ल्स द्वितीय के काल यानी कि 1660 से 1685 में हुआ था। 1667 में चार्ल्स द्वितीय ने परामर्श के लिए अपने 5 विश्वसनीय व्यक्तियों के एक छोटे समूह को संगठित किया। समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि 1667 में चार्ल्स द्वितीय ने परामर्श के लिए अपने 5 विश्वसनीय व्यक्तियों को एक छोटे समूह के रूप में संगठित किया। अब वो 5 व्यक्ति कौन थे, अगर मैं आपको बताऊं, आप देख लिए। क्लिफोर्ड, CLIFFORD, एस्ले, ASALY, बकिंघम, BUCKINGHAM, आर्लिंगटन, ARLINGTON तथा लाडरडेल, LADERDEAL। ये मैंने नाम इसलिए बताए हैं आपको कि इनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर उन्हें कबाल कहा गया, CABAL, कबाल कहा गया। जैसा कि आपको बताया, क्लिफोर्ड C प्रथम अक्षर, एस्ले A प्रथम अक्षर, बकिंघम B प्रथम अक्षर और आर्लिंगटन A प्रथम अक्षर और लाडरडेल A प्रथम अक्षर, अर्थात कबाल कहा गया।
इन्हें कैबिनेट इसलिए कहा गया क्योंकि जिस छोटे कमरे में बैठकर ये लोग मंत्रणा करते थे उस प्रकार के कमरों को कैबिनेट कहते हैं और यहीं से कैबिनेट प्रणाली का आरंभ हुआ। विद्यार्थियों, आपके बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि 1667 में चार्ल्स द्वितीय ने अपने 5 विश्वसनीय व्यक्तियों को एक समूह के रूप में संगठित करके अपने संगठित किया और एक स्थान पर उनको बिठाया। जिस स्थान पर उन्होंने बिठाया उनके प्रथम अक्षरों के नाम पर एक कबाल बना और यहीं से एक प्रकार से कैबिनेट का विकास हुआ। अब सवाल ये उठेगा, मंत्रिमंडल का विकास हुआ। अब सवाल ये उठेगा कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। तो इस रूप में आपको स्पष्ट कर दूं कि कॉमन सभा के चुनाव के पश्चात बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। वह अपने मंत्रियों, राजमंत्रियों, उप मंत्रियों, संसदीय सचिवों इत्यादि की नियुक्ति करता है। इन सब की संख्या 60-70 के लगभग होती है। इन सभी को मिलाकर मंत्रिपरिषद कहते हैं। यानी कि ये जो आपको बताए मंत्री, राजमंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव, इनकी नियुक्ति होती है, इनकी संख्या 60-70 के लगभग होती है। ये मंत्रिपरिषद कहलाते हैं, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। परंतु मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को एक साथ बैठक में बुलाकर बार बार गुप्त मंत्रणा करना संभव नहीं होता है। उनमें से अत्यंत योग्य और अनुभवी मंत्रियों को चुन लिया जाता है। इन सब को मिलाकर मंत्रिमंडल कहते हैं। अब स्पष्ट आपको आ गया होगा कि मंत्रिपरिषद एक बड़ी सदस्य संख्या होती है, मंत्रिमंडल एक छोटा रूप होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद को अत्यंत रूप से एक साथ नहीं बिठाया जा सकता, इसलिए उनमें से कुछ को बुलाकर बिठाते हैं, वो एक प्रकार से मंत्रिमंडल कहलाता है। इनकी सदस्य संख्या 16 से 20 के लगभग हो सकती है। इस प्रकार मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य तो होते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद के सदस्य प्राय उसके अधीन व उनके सहायक होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य नीति निर्धारण करते हैं और अपने विभागों के प्रशासन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने विभागाध्यक्षों द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही प्रशासन करते हैं। इन दोनों के आधार पर, इन दोनों के आकार, इनके सदस्यों के राजनीतिक स्तर में, वेतन संबंधी स्तर में पर्याप्त अंतर होता है। तो ये एक प्रकार से मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर हुआ। मंत्रिपरिषद बड़ी होती है, मंत्रिमंडल छोटा होता है। मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या अधिक होती है, मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या कम होती है। मंत्रिमंडल की विशेषताओं के संदर्भ में कि मंत्रिमंडल की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं, जैसे नंबर 1, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल का नेतृत्व। मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है, उनकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता होता है तथा दोनों सदनों का नेता माना जाता है। जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से तुलना करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। और फाइनर ने कहा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, संसद का नेता, सम्राट से विचार विमर्श की प्रमुख कड़ी है, देश में दल का सर्वमान्य नेता तथा सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान होता है। दूसरी विशेषताओं के संदर्भ में सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपने कार्यों के लिए अलग अलग नहीं बल्कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। वे एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। एक मंत्री के प्रति अविश्वास का अर्थ होता है संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास। मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लेने से पूर्व कोई भी मंत्री किसी विषय पर जमकर अपने विचार व्यक्त कर सकता है, परंतु मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद वो कुछ नहीं कर सकता या बोल सकता। संसद के प्रति उत्तरदायी। ब्रिटेन का मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संसद के ही सदस्य होते हैं। यदि कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है और प्रधानमंत्री उसे मंत्रिमंडल में ले लेता है तो उसे 6 महीने के अंदर ही संसद का सदस्य बनना
आवश्यक है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी का अर्थ है कि संसद के सदस्य प्रश्नों, पूरक प्रश्नों, आलोचनाओं द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखते हैं। संसद का मंत्रिमंडल के विरुद्ध सबसे बड़ा शस्त्र अविश्वास का प्रस्ताव है। हरमन फाइनर ने कहा कि ये जो संसद संप्रभु है और सर्वशक्तिमान है। नेक्स्ट विशेषताओं में राजनीतिक सजातीयता। मंत्रिमंडल के सदस्य एक ही राजनीतिक दल में से लिए जाते हैं, क्योंकि सामान्यतः एक दल के व्यक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, तनाव या संघर्ष नहीं होता है, परंतु आपातकाल में इसका पालन नहीं किया जाता है। संकट के समय राष्ट्रीय सरकार बनने की परंपरा पड़ गई है। नेक्स्ट विशेषता, मंत्रिमंडल की एकता। मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें एक सावयव एकता का विकास होता है। मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या 14 से 20 तक होने पर भी वे एक इकाई, एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट विशेषता, गोपनीयता। मंत्रिमंडल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसकी बैठकों की कार्रवाई गोपनीय रखी जाती है। मंत्रिमंडल के अंदर चाहे कितना ही विवाद हो और विरोध हो, परंतु वह विरोध बाहर नहीं प्रकट किया जाता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्रवाई गुप्त रखी जाती है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य को प्रीवी परिषद के सामने गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। मंत्रिमंडल की शक्ति और कार्य के संदर्भ में आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की विभिन्न प्रकार की शक्तियां उसके कार्य हैं, जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायपालिका संबंधी शक्ति, विदेश नीति संबंधी शक्ति, सैनिक शक्ति इत्यादि। ये मंत्रिमंडल की शक्तियां कही जा सकती है। जैसे कार्यपालिका, उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, कार्यपालिका की शक्ति। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की सर्वोच्च संस्था है। देश के संपूर्ण प्रशासन पर उसका अधिकार है। देश में प्रशासन के लिए कार्यों के आधार पर विभिन्न विभाग बनाए जाते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य इन विभागों के अध्यक्ष होते हैं और इनका पूरा संचालन वे करते हैं। ताज के नाम पर शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। दूसरी मंत्रिमंडल की शक्ति, विधायी शक्ति। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका के क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल का नेतृत्व है। व्यवस्थापिका का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, सत्र स्थगित करना, ये सभी मंत्रिमंडल के परामर्श द्वारा ताज के नाम पर ही होता है। मंत्रिमंडल संसद को भंग करके पुनर्निर्वाचन भी करा सकती है। विधि निर्माण में भी मंत्रिमंडल ही सर्वोसर्वा है। विधि निर्माण संसद का कार्य है, परंतु संसद में वे ही विधेयक पास होते हैं जिन्हें या तो मंत्रिमंडल बनाता है और संसद के सम्मुख रखता है, और या जिन्हें मंत्रिमंडल का समर्थन प्राप्त होता है। मंत्रिमंडल में ऐसा कोई भी विधेयक पास नहीं हो सकता जिन्हें मंत्रिमंडल का समर्थन प्राप्त न हो। वित्तीय शक्तियां। संपूर्ण शासकीय आय व्यय पर मंत्रिमंडल का अधिकार है। संपूर्ण देश के आय व्यय का वार्षिक बजट मंत्रिमंडल के सदस्य वित्त मंत्री द्वारा ही बनाया जाता है। पूरा मंत्रिमंडल बजट पर विचार करता है और उसे स्वीकार करता है। देश की कौन कौन सी योजनाओं पर अथवा कौन कौन से मुद्दों पर कितना व्यय होना है, इसका निर्णय भी मंत्रिमंडल ही करता है। आय के नए करों की व्यवस्था भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। न्यायपालिका संबंधी शक्ति। ब्रिटेन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पृथक नहीं है, परंतु न्यायपालिका अवश्य स्वतंत्र है। इसलिए मंत्रिमंडल की न्यायपालिका संबंधी शक्तियां बहुत ही कम हैं। एक तो न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मंत्रिमंडल का अधिकार, दूसरा ताज दिन अपराधियों को उन्मुक्ति प्रदान करता है, उसके लिए भी अंततः मंत्रिमंडल ही उत्तरदायी है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय शक्ति प्रीवी परिषद को प्राप्त करता है, परंतु प्रीवी परिषद या लॉर्ड सभा प्रेसिडेंट मंत्रिमंडल का ही सदस्य होता है। तो विद्यार्थियों, ये मंत्रिमंडल की विभिन्न शक्तियां हैं। इसी रूप में विदेश संबंधी शक्तियां का भी अपन कह सकते हैं कि संपूर्ण देश विदेश नीति का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। सैनिक शक्तियां कि देश की सर्वोच्च सैनिक शक्तियां भी मंत्रिमंडल में ही निहित होती हैं। तो ये सभी एक प्रकार से कैबिनेट की शक्तियां हैं।